हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देख रहे हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के लगभग 11 अध्याय हमने अब तक पढ़ चुके हैं और आज हम एक नया एपिसोड, एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रजातंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ। प्रजातंत्र के समक्ष क्या क्या चुनौतियाँ हो सकती हैं, इसके बारे में इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 आज़ादी के बाद लगभग 2 साल बाद हम लोगों ने अपने देश को गणतंत्र घोषित किया और देश ने विकास की रफ्तार लगभग उसी समय से पकड़ी। तो यदि हम ये माने कि स्वतंत्रता के बाद गणतंत्र हुए हमारे राष्ट्र को लगभग 6 दशक से ऊपर बीत चुके हैं। हमने हर क्षेत्र में प्रगति की है, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में भी। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे बहुत से कारक हैं जिनकी वजहों से हम आगे नहीं बढ़ पाए। विकास की रफ्तार जितनी होना थी उस रफ्तार को हम छू नहीं पाए। जिन लक्ष्यों को हमने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से तय किया था उन लक्ष्यों को हम स्पर्श नहीं कर पाए, उन लक्ष्यों के पीछे रह गए। इसके क्या कारण हैं? आखिर वे कौन सी बाधाएं हैं जो हमको आगे बढ़ने से रोकती आई हैं? इन चीज़ों को समझने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि प्रजातंत्र के समक्ष वे कौन सी चुनौतियाँ हैं, वे कौन से अवरोधक हैं जिनकी वजह से हम आगे बढ़ने में उतने कामयाब नहीं हो पाए जितना कि हमसे अपेक्षा की जाती है। चलिए हम इसे समझते हैं। हम लोग देख रहे हैं कक्षा 10वीं का अध्याय प्रजातंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियां और आज का हमारा चैप्टर है जनसंख्या विस्फोट और जनसंख्या विस्फोट के प्रमुख कारण। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद और लगभग उसके 6 दशक हमारे बीत चुके हैं। इन दौर में हमने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में विकास संबंधी बहुत कार्य किए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम विकास की गति को तीव्र नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हमारे मार्ग में अनेक चुनौतियां हैं। वे चुनौतियां कौन सी हैं, किस तरह की चुनौतियां हैं जो हमको गति अवरोधक की तरह हमारे सामने बार बार आकर खड़ी हो जा रही हैं चुनौती बनकर? ये सारी चीज़ें हैं सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, आतंकवाद, गरीबी, बेरोजगारी। ये सारी समस्याएं जिनके कारण हम विकास के कार्य में जो राशि खर्च हो सकती थी वह पूरी विकास कार्यों में खर्च नहीं करके इन समस्याओं के निवारण में ही लग जाते हैं और ये समस्याएं परस्पर अविश्वास और मतभेदों को बढ़ा रही हैं। इससे होता क्या है? इससे हमारी सामाजिक शांति व्यवस्था भंग हो जाती है। अगर हम देखें तो देश की आज़ादी के समय हमारे देश का सामाजिक माहौल तो कुछ अलग था। देश की आज़ादी के पहले भी हमारे लोगों के सोचने का तरीका अलग था, धार्मिक रीति रिवाज अलग थे, विश्वास और अंधविश्वास की अलग अलग कुरीतियाँ आदमी को जकड़े हुई थी। लेकिन आप लोग सोचिए, क्या आज से 100 साल पहले की कोई परंपरा या कोई रीति आज भी प्रासंगिक हो सकती है क्या? कदापि नहीं। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में हैं, जैसे छुआछूत, जिसके बारे में हम 50 साल पहले जैसा सोचते थे वैसा हम उस चीज़ पर आज नहीं सोच सकते। इसी तरह सांप्रदायिकता की अगर हम बात करें तो जब वैश्वीकरण की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर सांप्रदायिकता जैसी चीज़ों को यदि हम सोचने लगे, उस दायरे में आकर सोचने लगे तो शायद विकास के लिए वो रफ्तार को हम कभी हासिल नहीं कर सकते। तो प्रजातंत्र के समक्ष यही प्रमुख चुनौतियाँ हैं। वे कौन सी हैं? सांप्रदायिकता, बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार, जनसंख्या विस्फोट, ऐसी तमाम तरह की समस्याएं हैं। इन समस्याओं के बारे में आज हम समझेंगे। हम देखेंगे कि इन समस्याओं का जन्म कैसे हुआ, इन समस्याओं के प्रभाव क्या हैं और इन समस्याओं से उभरने के क्या कारण, उभरने के क्या समाधान हो सकते हैं, इन समस्याओं को दूर करने के क्या कारक या क्या उपाय हो सकते हैं। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो हमारा आज का पहला विषय है जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट क्या है और जनसंख्या विस्फोट के कारण। सिर्फ इन 2 विषयों पर हम आज के इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। बाकी जनसंख्या विस्फोट का अगला चैप्टर आप अगले वीडियो में देखेंगे, जिसमें आप देखेंगे जनसंख्या विस्फोट के प्रभाव और जनसंख्या विस्फोट के समाधान के उपाय। तो चलिए आज हम देखते हैं जनसंख्या विस्फोट क्या है और उसके विस्फोट के कारण क्या है। हम देख रहे हैं जनसंख्या विस्फोट। तो जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं, सबसे पहले हमको ये समझना होगा। तो आप ध्यान दीजिए, जब जनसंख्या वृद्धि और उसकी दर इतनी तेज हो जाती है कि देश में उपलब्ध संसाधन मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते, तब इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं?
जनसंख्या विस्फोट। अर्थात यदि जनसंख्या की वृद्धि इतनी तेज गति से हो जाए, इतनी तेज गति से हो जाए कि जो देश में संसाधन उपलब्ध हैं, हवा, पानी, वस्त्र, ये सारी चीज़ें जो है ये कम पड़ने लगें, तब इस स्थिति को हम बोलते हैं जनसंख्या विस्फोट, एक्सप्लोजन। जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि हमारे आर्थिक विकास के सारे प्रयासों को विफल कर देती हैं। अब अगर हम आकार की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। इस चीज़ को हमने ज्योग्राफी में भी पिछली कक्षाओं में देखा है और समझा है। ये तो हो गई आकार की बात कि भारत का आकार कितना है। विश्व के कुल क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल लगभग 2.5% का योगदान होता है। लेकिन यदि हम इसी को जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का योगदान 16.7% है। अब आप सोचिए, क्षेत्रफल में तो हम केवल 2.5% हैं, जबकि जनसंख्या में 16.5% से ऊपर हमारा योगदान बनता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है वह विश्व में दूसरे नंबर पर है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से वह 7वें नंबर पर है। सोचिए कि क्षेत्रफल में तो हम 7वें नंबर पे आते हैं, लेकिन जनसंख्या में हम सेकंड पोजीशन पर हो जाते हैं। यही सबसे भयावह और ख़तरनाक स्थिति कहलाती है। हमारे देश में आज जनसंख्या विस्फोट के कारण एक और समस्या विकराल रूप से सामने आ रही है। वो क्या है? वह वस्त्र, आवास और भोजन की समस्या। संख्या बढ़ेगी तो हमारे संसाधनों पर दबाव आएगा, खेती पर भी दबाव आएगा, उत्पादन पर भी दबाव आएगा, और उस तुलना में उत्पादन नहीं होगा तो वस्त्र नहीं मिलेंगे। ज़मीन तो निर्धारित है, जितनी है उतनी ही है। मतलब क्षेत्रफल जो है, हमारे देश का क्षेत्रफल लगभग 32.5 लाख वर्ग किलोमीटर से ऊपर है, उसको तो हम बढ़ा नहीं सकते। लेकिन अगर जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो समझिए कि आप इस तरह से समझ लीजिए कि एक कमरे में पहले एक व्यक्ति रहता था, अब उसी कमरे में यदि 10 व्यक्ति रहने लगेंगे तो समस्याएं विकराल होंगी या नहीं। ऐसी स्थिति हमारे देश के साथ हो रही है कि 32.5 लाख वर्ग किलोमीटर से ऊपर जिसका क्षेत्रफल है, वहाँ पर जनसंख्या जो है वह लगातार साल दर साल बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में वस्त्र, आवास, भोजन, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है हमारे सामने सुरसा की तरह मुबाए खड़ी हो जाती हैं। ये देखिए आप कि आकार में चित्र से आप समझ में आ रहा होगा कि भारत की पोजीशन क्या है, 7वें नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से मैंने क्या बताया, सेकंड पोजीशन पर है। तो इसको हम ये समझ सकते हैं कि जनसंख्या बढ़ने के कुछ कारण इस तरह से भी होते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और शिक्षा के प्रसार के कारण हमारे देश में क्या हुआ है, मृत्यु दर कम हो रही है। यद्यपि जन्म दर भी घट रही है, लेकिन इसकी गति बहुत स्लो है। जिस स्पीड से, जिस गति से जन्म दर घटना चाहिए, उस गति से जन्म दर नहीं घट रही है। इसके बहुत सारे कारण हैं, इनको हम आगे चर्चा करेंगे। किसी भी देश के प्राकृतिक संसाधनों का विकास जनसंख्या पर ही निर्भर करता है। यदि वहाँ की जनसंख्या संतुलित होगी, निश्चित होगी, तो प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल होगा। लेकिन यदि जनसंख्या अविवेकपूर्ण ढंग से विस्फोटक रूप से बढ़ने लगे तो प्राकृतिक संसाधनों का विनाश तय मान के चलिए आप। जनसंख्या में अधिक वृद्धि अविकसित देशों के लिए एक अभिशाप की तरह होती है। जनसंख्या जिस गति से ऊपर बढ़ती है, उत्पादन में वृद्धि नीचे हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप होता क्या है, प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है और जीवन स्तर निम्न हो जाता है। कार्यकुशलता और कार्यक्षमता कम हो जाती है। यहाँ पर एक बात है जो आप लोगों ने भारत के आर्थिक नियोजन और विकास के बारे में जब आप पढ़ रहे थे तब उसमें हमने देखा था कि सकल घरेलू उत्पाद का संबंध किससे होता है, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, और वही राष्ट्रीय आय, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, लिंकअप है। तो जब जनसंख्या बढ़ेगी और मांग बढ़ेगी लेकिन उस तुलना में उत्पादन नहीं होगा, प्रतिपूर्ति नहीं होगी, तो प्रोडक्शन कम होगा, और जब प्रोडक्शन कम होगा तो रोजगार के अवसर कम होंगे, रोजगार के अवसर कम होंगे तो आय कम होगी, आय कम होगी तो जीवन स्तर निम्न होगा। अल्टीमेटली कारक क्या है, जनसंख्या। मतलब जनसंख्या के बढ़ने से ही उत्पादन प्रभावित हुआ, उत्पादन प्रभावित होने से प्रति व्यक्ति आय प्रभावित हुई, प्रति व्यक्ति आय प्रभावित हुई तो लिविंग स्टैंडर्ड डाउन पड़ गया, उपभोग की समस्या आ गई, वस्तुओं का जो उपभोग बढ़ता वो नहीं हो पा रहा है। तो ये जनसंख्या विस्फोट का एक कारक हमारे सामने आया। अब हमारे देश मतलब भारत में 2 बच्चों के परिवार को आदर्श माना गया है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा
छोटा परिवार, सुखी परिवार, हम दो हमारे दो। लेकिन हमारे पड़ोसी देश में हम क्या देखते हैं, एक बच्चे के परिवार को आदर्श माना गया है। वहाँ पर यह बोला गया है 1 कपल 1 चाइल्ड, मतलब एक दंपत्ति एक बच्चा। जबकि हमारे यहाँ क्या बोलते हैं हम दो हमारे दो। तो इस स्थिति में क्या हो रहा है कि जनसंख्या जिस गति से आगे बढ़ रही है, और यदि हम चीन के अनुपात में तुलना करें तो उसके हिसाब से शीघ्र ही हमारी जनसंख्या ऐसा लगता है कि चीन से भी अधिक हो जाएगी। तो इस तरह से आपने देखा कि जनसंख्या विस्फोट के संबंध में आपने जाना कि जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं। जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में भारत में क्या पोजीशन बन रही है। भारत जो कि क्षेत्रफल में 7वें नंबर पर है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है। मतलब आप सोच लीजिए कि क्षेत्रफल नहीं बढ़ रहा है, हमारा क्षेत्रफल उतना ही है, लेकिन जनसंख्या हमारी साल दर साल बढ़ती जा रही है। यह जनसंख्या हमारी जो 1901 में 23.8 करोड़ थी, सन 2011 में यही जनसंख्या बढ़कर 121.6 करोड़ हो चुकी है। और यदि हम 2021 के आंकड़ों की तुलना करें तो लगभग 135 करोड़ से ऊपर जनसंख्या जा रही है। मतलब पिछले 125 सालों में 100 करोड़ से ऊपर हमारी जनसंख्या बढ़ चुकी है। लेकिन यदि हम बात करें क्षेत्रफल की तो क्षेत्रफल हमारा 1 इंच नहीं बढ़ा है। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से भारत की स्थिति खतरनाक होती जा रही है जनसंख्या की दृष्टि से। इसी जनसंख्या के कारण हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव आ रहा है। पेड़ काटकर जंगल साफ कर दिए जाते हैं और वहाँ पे मकान बन जाते हैं। खेत जहाँ खेती होती है उन खेतों को पूर दिया जाता है, उन खेतों को भर दिया जाता है और नई नई कॉलोनियाँ डेवलप हो जाती हैं। ये किस कारण हो रहा है? सिर्फ जनसंख्या के कारण। यदि हम जनसंख्या पर नियंत्रण कर लें तो ये बहुत सारी समस्याओं पर नियंत्रण हो जाएगा। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण के उपायों पर हम चर्चा करने वाले वीडियो पर जाएं उसके पहले हमको देखना पड़ेगा कि जनसंख्या वृद्धि के कौन कौन से प्रमुख कारण हैं। तो चलिए सबसे पहले नज़र डालते हैं हम सामाजिक कारणों पर। जनसंख्या विस्फोट में अधिक वृद्धि के बहुत सारे कारण हैं, जिनमें हम आज चर्चा कर रहे हैं प्रमुख सामाजिक कारणों की। पहला कारण, संयुक्त परिवार प्रथा होने से अधिक बच्चों के लालन पालन में सामान्यतः परेशानी ना होना। ये एक ग्रामीण क्षेत्रों में आप देख सकते हैं कि संयुक्त परिवार मतलब पापा मम्मी, चाचा चाची, दादा दादी और सारे उनके परिवार के लोग। तो इस तरह से जब संयुक्त परिवार होता है तो बच्चों के पालन पोषण में कोई ज़्यादा समस्याएं नहीं आती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यदि मान लो 1 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, यदि तीसरा बच्चा भी होता है तो टेंशन नहीं होता माता पिता को कि इन बच्चों की परवरिश कैसे होगी। वो परवरिश संयुक्त परिवार में आसानी से हो जाती है। जबकि यदि एकल परिवार हो, केवल मम्मी पापा हों और यदि दोनों जॉब में हैं, तब तो 2 बच्चों का पालन पोषण भी बहुत मुश्किल हो जाता है। पालन पोषण से तात्पर्य क्या है कि उनकी परवरिश। जैसे संयुक्त परिवार में कभी चाचा ने खिला लिया, दादा दादी ने उनको खिला पिला दिया, तो इस तरह से बच्चे बड़े हो जाते हैं। गांव का स्कूल है, सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दिया, पढ़ जाते हैं। यदि भाग्य अच्छा है तो नौकरी पा जाएंगे, नहीं हो तो खेती बाड़ी करेंगे, मजदूरी करेंगे। तो इस तरह से संयुक्त परिवार में अधिक बच्चे होने पर माता पिता के दिमाग पर कोई टेंशन नहीं होता, कोई बोझ नहीं होता। और यही एक वजह होती है कि दिमाग में इस चीज़ के बारे में विचार ही नहीं आता कि हमको परिवार छोटा रखना है। अगला कारण है जिस पे हम अगर बात करें तो वो है कम आयु में विवाह होने से अधिक बच्चे पैदा होना। ये एक महत्वपूर्ण कारक है कि यदि किसी भी व्यक्ति का कम आयु में विवाह होगा तो बच्चे जल्दी उत्पन्न होंगे, बच्चे जल्दी पैदा होंगे, और जल्दी पैदा होंगे तो जल्दी पैदा होने लगेंगे। हमने पुराने समय में देखा था कि हमारे दादा दादी और पुराने लोग आज भी कहते हैं हमारे चाचा 8 भाई थे, हमारी बुआ 6 बहनें थीं। इस तरह की बातें हम अक्सर सुनते हैं ना। और जब हम पूछते हैं कि दादी आपकी शादी कब हो गई थी, तो दादी क्या बोलती हैं, अरे बेटा मेरा विवाह तो 7 साल की उम्र में हो गया था। कभी अगर अपन बुआ दादी से पूछें, मौसी दादी से पूछें यदि हम, तो पिछले 40-50 सालों से भले ये चीज़ ना हो रही हो, लेकिन हम अगर और पहले ग्रैंडफादर जो पितामही के उसमें जाएं, हमारे नाना नानी के उसमें जाएं, जिनकी एज आज 60-65 से ऊपर हो रही है, उनसे अगर हम चर्चा करें, या आप अपने मम्मी पापा से पूछें कि उनके मम्मी पापा का विवाह किस उम्र में हुआ था,
तो ये चीज़ समझ में आती है कि जिनके विवाह कम उम्र में हुए थे उनके बच्चों की संख्या, उनके परिवार में बच्चों की संख्या ज़्यादा मिलेगी। लेकिन जिन दंपतियों का विवाह थोड़ी मैच्योर एज में हुआ है उनके बच्चों की संख्या कम मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि यदि कम आयु में विवाह हो जाता है तो घर में संतान की संख्या बढ़ जाती है। अगला कारण हम देखते हैं, भारतीय समाज का परंपरावादी होना। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। एवं लड़कों के जन्म को महत्वपूर्ण मानना। क्या होता है, सामान्य तौर पे गांव की जो महिलाएं हैं या ये भारतीय समाज की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, और कई बार तो पढ़े लिखे लोगों में भी हमने ये चीज़ देखी है कि जो लोग हैं उनकी ये सोच रहती है कि घर में लड़का ही पैदा हो क्योंकि उसको वंश चलाना है, कुल का दीपक लाना है, ये सारी चीज़ें बातें आती हैं। और इस वजह से लड़कियों की अपेक्षा लड़कों के जन्म को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो किसी परिवार में क्या होता है, कई बार मान लो एक बेटी हो गई, दो बेटी हो गई, तो उसके बाद तीसरा बेटा भी हो जाए, उसके कारण भी तीसरी संतान जन्म ले लेती। मान लो तीसरी संतान भी लड़की हो जाए तो मन में तो लड़के की चाह बैठी हुई है ना, तो लड़का पैदा करने के चक्कर में लड़कियां पैदा होती जाती हैं और जनसंख्या बढ़ जाती है। हालांकि अब यह स्थिति धीरे धीरे करके कम होती जा रही है। एक अगला कारण हम देखते हैं, स्त्रियों की सामाजिक स्थिति का कमज़ोर होना। यह सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। स्त्रियां चूँकि उनको स्कूल जाने का हक पहले नहीं होता था, आज भी पुरुष जो है स्त्रियों से अपने आप को वरीय समझते हैं, श्रेष्ठ समझते हैं और स्त्रियों को दोयम नागरिक की दर्जा मानते हैं। ये हमने इतिहास में भी देखा है, चाहे हमने फ्रांसीसी क्रांति पढ़ लें या हम हिंदुस्तान में भी हम देखते हैं स्थितियाँ कि लड़कों के पढ़ाने की बात होगी और लड़कियों के पढ़ाने की बात होगी तो पेरेंट्स में भी डुअल स्टैंडर्ड हो जाता है, दोहरी मानसिकता का परिचय वो देने लगते हैं। तो ये जो सामाजिक स्थिति भारत में महिलाओं की है ये कमज़ोर है। वो अपनी बात नहीं रख सकती पूरी सबलता के साथ, और जब वो अपनी बात नहीं रख पाती तो पुरुष या उस परिवार की वरिष्ठ स्त्रियां उस स्त्री पर अपना थोपने लगती हैं, अपनी बातें थोपने लगती हैं। और इस वजह से होता यह है कि स्त्री अपने निर्णय नहीं ले पाती है, और यदि उसको ये कहा जाए कि 2 संतान के बाद हमें तीसरी संतान भी चाहिए तो वह स्त्री के लिए मजबूरी हो जाती है। तो स्त्री की सामाजिक स्थिति कमज़ोर होगी तो यह स्थिति समाज के लिए भी खतरनाक होगी और राष्ट्र के लिए भी जनसंख्या विस्फोट के रूप में खतरनाक स्थिति निर्मित करेगी। तो स्त्रियों का सबल होना जरूरी है, हम आगे देखेंगे। अगला कारण क्या है देखते हैं, बच्चों के जन्म को ईश्वर की देन मानना। हमारे देश में एक परंपरा है कि बच्चों के जो जन्म होते हैं उसको ये बोलते हैं कि ये तो ईश्वर की देन है, अल्लाह की देन है। तो उस वजह से बच्चों की संख्या बढ़ती जाती है और उनकी परवरिश की समस्या बनती जाती है। इस तरह से आप लोगों ने प्रमुख सामाजिक कारण देखे, उनमें मेरे को जो बात समझ में आई वो तो महत्वपूर्ण ये लगी कि शिक्षा का अभाव तो है और स्त्रियों की सामाजिक स्थिति का कमज़ोर होना भी एक मेन फैक्टर है। तीसरा, लड़कों की चाह। तो लड़कों की चाह किससे जुड़ी है, स्त्रियों के सामाजिक स्थिति कमज़ोर होने से लिंकअप है। जब यदि परिवार में, समाज में स्त्रियों की स्थिति मजबूत होने लगेगी तो कोई भी परिवार ये नहीं चाहेगा कि सिर्फ लड़के हमारे घर हों। लड़कियां भी मजबूत होंगी तो लोग लड़कियों के लिए भी दोयम दर्जे का व्यवहार दिमाग में तो कम से कम नहीं रखेंगे। तो ये जो सामाजिक कारण है जनसंख्या विस्फोट के, ये आप लोगों ने समझे। अब हम चलिए देखते हैं आर्थिक कारण क्या है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जनसंख्या विस्फोट के लिए कोई आर्थिक कारण हो सकता है क्या, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। आर्थिक कारण, जैसा कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर 500-500 के नोट दिख रहे होंगे, इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि जनसंख्या का इन नोटों से क्या संबंध है। चलिए हम जल्दी जल्दी आगे चल के देखते हैं। ये पहला, निर्धनता के कारण अधिक बच्चों को कमाई का साधन माना जाता है। जो गरीब परिवार के लोग हैं, जो मजदूरी करते हैं, उनको क्या लगता है 4 बच्चे होंगे तो एक को 250 रुपये मिलेगा, बड़े हो जाएंगे तो 4 को 1000 मिलेगा। कमाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी। तो इस तरह से जो गरीब लोग होते हैं वह बच्चे को कमाई का साधन मानते हैं और इसलिए संख्या बढ़ जाती है। अगला कारण, कृषि पर निर्भरता। कृषि कार्यों में लगे परिवारों के बच्चे उनके कृषि संबंधी कार्यों में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। जैसे पशु चराने में, खेतों की रखवाली करने में ये बच्चे बहुत उपयोगी होते हैं। कई बार क्या होता है, हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में माँ बाप जो है वो खेती के लिए चले जाते हैं
और बच्चे घर पे रह जाते हो छोटे छोटे बच्चों को खिलाने के लिए या घर की रखवाली के लिए। कभी कभी फिर क्या होता है, जब माँ बाप खेत से घर आते हैं तो उन बच्चों को खेत की रखवाली के लिए छोड़ाते हैं। तो जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ज़्यादा काम होगा। एक बच्चा भैंस चरा रहा है, एक बच्चा बकरी चरा रहा है, एक बच्चा खेत की रखवाली कर रहा है। तो इस तरह से कृषि पर जब डिपेंडेंसी होती है तब जो किसान है यदि वह कम पढ़ा लिखा है या समझदार नहीं है तो वो क्या कहेगा, जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ज़्यादा खेतों में वे हाथ बटाएंगे। और इसीलिए यही मानसिकता होती है कि परिवार बढ़ता जाता है। अब अगला एक आर्थिक कारण है दोषपूर्ण आर्थिक दृष्टिकोण। मतलब हमारी जो सोच है वह दोषपूर्ण है। वह क्या दोषपूर्ण है, गांव की जो जनता है उसकी क्या धारणा होती है कि आने वाला बच्चा अगर आ रहा है तो वह अपने साथ में क्या करता है, 2 हाथ पैर भी तो लेके आ रहा है। यदि एक मुंह लेकर आ रहा है तो वह अपने साथ में 2 हाथ और 2 पैर भी ला रहा है। कमाएगा खाएगा, अपने को गाय की टेंशन। बच्चे तो ईश्वर का वरदान होते हैं, जितने आए उतना ईश्वर की कृपा। यह जो सोच है, यही सोच जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए काम नहीं करती। मतलब वो ये चाहते नहीं है कि जनसंख्या बढ़े, लेकिन होता क्या है कि उनकी सोच रहती है कि चलो बच्चा अगर आ रहा है, एक पेट लेके आ रहा है, एक मुंह लेके आ रहा है, तो साथ में 2 हाथ 2 पैर लेके आ रहा है, कमा खा लेगा और हमें भी हो सकता है कुछ करा दे। तो इस तरह से ये जो आर्थिक सोच है, ये जो दृष्टिकोण है आर्थिक रूप से दोषपूर्ण है, इस वजह से भी जनसंख्या बढ़ जाती है। चलिए अब कुछ अन्य कारणों पर देखते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दिल की सुने या दिमाग की सुने, तो इसी तरह ऐसा कुछ अन्य कारण है जिसमें पहला है शिक्षा का अभाव। यह एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। अशिक्षित जनता अधिक जनसंख्या की हानियों को बिल्कुल नहीं समझती और इस तरफ वो ध्यान ही नहीं देते। इसीलिए होता क्या है, जैसा कि आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि अगर कोई डॉक्टर जाके उनको समझाए भी, बोले भी कि भैया परिवार नियोजन करवा लीजिए, छोटा परिवार रहेगा तो अच्छी बात होगी, तो गांव के बुजुर्ग ही मना कर देंगे कि अरे कहाँ तुम चक्कर में पड़े हो, ईश्वर की देन है संतान, जितना हो जाए अच्छा है, खेती में हाथ पैर बटाएंगे। यदि अपने साथ में वो एक मुंह एक पेट लेके आ रहे हैं तो 2 हाथ 2 पैर भी तो लाएंगे। तुम भी तो पैदा हुए थे, तुमको किसने खिला पिला दिया, अपना कमाए खाए बड़े हो गए। तो ये जो सोच रहती है ये शिक्षा के अभाव के कारण होती है। शिक्षित व्यक्ति इस तरह की बातें नहीं कर सकता है। उष्ण जलवायु ये एक बड़ा फैक्टर है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। ये एक साइंटिफिक फैक्टर है हिंदुस्तान जैसे देशों के लिए अधिक जनसंख्या का। यहाँ होता क्या है कि भारत की जलवायु जो है वह गर्म है। अब गर्म क्यों है, क्योंकि यह भूमध्य रेखा से थोड़े ऊपर है। तो भूमध्य रेखा से ऊपर 23.5 अंश की कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, तो ये 23.5 अंश की कर्क रेखा जो है ये उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र होता है। तो जब उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र है मतलब यहाँ की जलवायु गर्म होगी। केवल यहाँ की नहीं, भूमध्य रेखा के आसपास जितने भी देश हैं वे सारे अधिक जनसंख्या वाले देश होते हैं। उसका कारण क्या है, क्योंकि जब उष्ण जलवायु होती है तो वहाँ पर जो लड़कियाँ हैं उन्हें परिपक्वता जल्दी आ जाती है, और परिपक्वता जल्दी आ जाती है जब, तो घर में पेरेंट्स को ये लगता है कि बच्ची मैच्योर हो गई है, इसके हाथ पीले कर दिए जाएं। और जल्दी विवाह हो जाने से क्या होता है, जनसंख्या भी जल्दी बढ़ना शुरू हो जाती। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि उष्ण जलवायु होना भी भारत के लिए जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। संतान निरोधक विधियों की कमी है। अज्ञानता और अनुपलब्धता के कारण इन विधियों का प्रयोग कम हो रहा है। जैसे परिवार नियोजन के लिए जो कैंपेन लगते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो आशा दीदी हैं, ऊषा दीदी हैं, नर्स मैडम हैं, डॉक्टर साहब हैं, ये सारे लोग विभिन्न प्रचार प्रसार माध्यमों से, सरकार विभाग सारे लोग क्या बोलते हैं, छोटा परिवार सुखी परिवार। लेकिन गांव के लोग क्या बोलते हैं, जो बुजुर्ग दादाजी हैं, अरे सब बेकार की बातें हैं, मेरे तो खुद 11 बच्चे थे, कहाँ इन चक्करों में पड़े हो। तो ये जो संतान निरोधक विधियां हैं इनका प्रयोग करने से लोग बचते हैं, और जब बचेंगे तो डेफिनेटली जनसंख्या बढ़ेगी। घटती मृत्यु दर, और भारत में मृत्यु दर तेजी से घट रही है मतलब मरने वालों की संख्या कम हो रही है। प्रति 1000 जन्म लेने वाले शिशुओं में मरने वाले शिशुओं की संख्या कम हो रही है, इस कारण जनसंख्या कम नहीं हो रही है। तो ये खैर अच्छी चीज़ है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि हेल्थ के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हो रही हैं जिससे मृत्यु दर घट रही है। लेकिन जन्म दर जितनी कम होना चाहिए, जन्म दर को भी घटना चाहिए, वो जितनी घटना चाहिए वो नहीं घट रही है, ये महत्वपूर्ण कारण है। तो इस तरह से आप लोगों ने प्रजातंत्र के समक्ष चुनौतियों वाले चैप्टर का पहला फैक्टर जनसंख्या विस्फोट और उसके कारण को देख लिया और थोड़ा थोड़ा उसको समझ लिया होगा। अब ज़रूरत है हमको इस विषय वस्तु पर आधारित कुछ 2-3 प्रश्नों को हल करने की। तो ये प्रश्न कौन कौन से हैं? पहला प्रश्न है, जनसंख्या विस्फोट से क्या आशय है?
दूसरे प्रश्न में ई क्लासेस बाय मनीष सर की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, वह है सन 1901 से सन 2011 के बीच में भारत में जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई है। और तीसरा प्रश्न है, भारत में जनसंख्या विस्फोट के प्रमुख 3 कारणों को लिखिए। तो आप लोग इन प्रश्नों को हल कीजिए और देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर। जय हिंद।